गांव के मुखिया की संदिग्ध यूकेएनए हमले में निर्मम हत्या। मणिपुर में बिगड़ता कानून व्यवस्था हालात बना अराजकता का कारण। छात्र संगठन एमसू के अध्यक्ष ब्रूस पेबम ने कहा, पहचान की राजनीति से भारत के उत्तर पूर्व की एकता को खतरा। We will stand our ground come what may। ट्विंगांगलेन मुइबा का नई दिल्ली को दृढ़ संदेश। दिल्ली ने प्रदूषण से जूझते आसमान को साफ करने के लिए क्लाउड सेटलिंग ट्रायल शुरू किया। चक्रवात मोंठा आंध्र प्रदेश के तट को करीब, राज्य में सतर्कता और राहत अभियान जारी। प्रतिबंधों की अनिश्चितता के बीच भारतीय रिफाइनरीज ने रूसी तेल की नई खरीद पर रोक लगाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग को दी मंजूरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद। हैरिकेन मेलिसा ने जमैका में मचाई तबाही, कैटेगरी 5 तूफान से मौतें और भारी विनाश। अल्बानिया की एआई मिनिस्टर गर्भवती 83 डिजिटल असिस्टेंट को जन्म देने की तैयारी, 20 स्पॉन्सरशिप बंद की। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं थांगजम सिटलजित। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की विफलता का एक और भयावह उदाहरण सामने आया है, जहां एक गांव के मुखिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि यह हमला प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यूकेएनए के सदस्यों द्वारा किया गया होने की आशंका है। मृतक की पहचान मांगथक हाउकिप्ती खोनोम्फाई विलेज हांगलेप सब डिवीजन के चीफ के रूप में हुई है। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार शाम करीब 4:30 बजे पर उन पर हमला किया गया। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र की दुर्गमता के कारण ग्रामीणों ने उन्हें चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में खाओपिजांग विलेज के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हांगलेप पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सबको पोस्टमार्टम औपचारिकताओं के बाद ग्रामीणों को सौंप दिया गया है। इस निर्मम हत्या की कड़ी निंदा करते हुए हांगलेप हेडक्वार्टर एरिया चीफ एसोसिएशन ने दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की और सरकार से क्षेत्र में शांति बहाल करने की अपील की। यह घटना तब हुई जब कुछ महीने पहले 30 जून को यूकेएनए ने मोंगजांग विलेज चुरचानपुर हेडक्वार्टर से लगभग 5 किलोमीटर दूर कुकी सू ग्रुप के 3 सदस्यों और एक बुजुर्ग महिला की मौत वाले हमले की जिम्मेदारी ली थी। लगातार बढ़ती हिंसा, उग्रवादी और प्रशासन की धीमी प्रतिक्रियाओं ने राज्य में भय और अव्यवस्था का माहौल बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकार ने अब भी सख्त कदम नहीं उठाए तो मणिपुर में नाजुक शांति पूरी तरह बिखर सकती है। उत्तर पूर्वी के क्षेत्र में बढ़ते विभाजन को लेकर चिंता जताते हुए ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन एमसू के प्रेसिडेंट ब्रूस पेबम ने चेतावनी दी है कि बढ़ती आइडेंटिटी बेसिस पॉलिटिक्स बल्कनाइज नॉर्थ ईस्ट कर सकती है और क्षेत्र की एकता को कमजोर कर रही है। थर्ड मिसिंग स्पोर्ट्स कार्निवल के समापन समारोह में बोलते हुए जो गोगामुख धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में आयोजित हुआ, पेबम ने कहा कि पहचान गरिमा और आत्मसम्मान के लिए जरूरी है, लेकिन अब इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो यह समाज की सद्भावना को नष्ट कर देता है। पहचान की रक्षा जरूरी है, लेकिन इसे समुदायों में विभाजन के फैलाने के लिए इस्तेमाल करना केवल अविश्वास और नफरत को जन्म देता है, उन्होंने कहा। पेबम ने युवाओं से अपील की कि वे विभाजनकारों राजनीति से ऊपर उठकर एक साझा और एकजुट भविष्य के निर्माण पर ध्यान दें। उन्होंने जोर दिया कि एकता ही उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि बाह्य शक्तिशाली शक्तियां समुदायों की पहचान और प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग कर रही है
और कहा कि उत्तर पूर्वी को भारत सरकार से अधिक सम्मान और समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने सभी मूल निवासी समुदाय से आग्रह किया कि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को सेतु बनाए, सीमा नहीं और सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय एकजुटता को मजबूत करें। ऑल मिसिंग स्टूडेंट जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है ने कहा कि पेवम का संदेश यह याद दिलाता है कि खेल और संस्कृति शांति और एकता की शक्तिशाली साधन है। पेवम ने अपने भाषण का समापन यह कहते हुए किया कि शांति, समान और समझ ही एक मजबूत और एकजुट उत्तर पूर्वी की निर्माण की नींव है जो विभाजन नहीं, एकता से प्रगति करता है। एक सशक्त और अधिक संदेश में ट्रिंगांगलेन मुइभान नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के एटो किलोनसर और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड के नेता ने दोहराया कि नागा आइडेंटिटी की मान्यता कोई समझौते का विषय नहीं है। गेत्सेमाने प्रेयर सेंटर सोमदाल विलेज में अपने निवास पर बोलते हुए 93 वर्षीय नगा क्रांतिकारी ने स्पष्ट कहा कि यदि भारत सरकार नगा राष्ट्र की सच्चाई को स्वीकार नहीं करती तो उनका राजनीतिक आंदोलन कम वक्त में जारी रहेगा। हम अपना इतिहास कभी नहीं छोड़ेंगे, मुइभा ने दृढ़ता से कहा। चाहे आज हो या आने वाले पीढ़ियों में हम कभी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने 3 अगस्त 2015 को हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को याद किया जिससे उस समय शांति की दिशा में एक मील का पत्थर बना गया था, लेकिन अब भी यह मुद्दा अधर में है, खासकर नगा झंडाओं और संविधान को लेकर जिन्होंने अस्तित्व और गरिमा का प्रतीक बताया। नगास आर नगास एंड इंडियंस आर इंडियंस, उन्होंने दोहराया। शांति तभी संभव है जब वह सच्चाई और पारंपरिक सम्मान पर आधारित हो। करीब 1 दशक बाद भी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की प्रतिक्रिया ठहरी हुई है, लेकिन जैसे ही सोमदाल की पहाड़ियों पर शाम ढलती है, मुइभा का संदेश अब भी उतना ही अधिक है। जब तक नगा आइडेंटिटी और अधिकारियों को पूरी तरह मान्यता नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में पहली बार नई दिल्ली सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर (IIT) के सहयोग से क्लाउड सेटलिंग ट्रायल्स शुरू किए हैं ताकि कृत्रिम वर्षा के जरिए खतरनाक स्तर पर तक बढ़े वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। एक विमान ने खेकड़ा, बुड़ारी, नोट कारोल बाग और मयूर विहार जैसे इलाकों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड और सोल्ट बेस कंपाउंड जैसे सीडिंग एजेंट्स छोड़े। यह प्रतिक्रिया लगभग आधे घंटे तक चली, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बादलों में केवल 15 से 20% नमी थी, इसलिए वर्षा होने निश्चित नहीं है। अगर प्रभाव पड़ा तो बारिश 15 मिनट से 4 घंटे के भीतर हो सकती है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार भयपूर्ण श्रेणी 300 से ऊपर में बना हुआ है और प्रशासन को उम्मीद है कि यह कृत्रिम बारिश हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर को ढोकर थोड़ी राहत दिला सकती है। अगर प्रयोग सफल रहता है तो यह क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम फरवरी तक जारी रह सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक केवल अस्थायी राहत दे सकती है, क्योंकि प्रदूषण के असली कारण जैसे व्हीकल इमिशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और क्रॉप बर्निंग अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल दिल्ली वासी उम्मीद लगाए बैठे हैं, शायद इस बार आसमान में धुएं के साथ साथ बारिश की बूंदें भी दिखाई दें। एक शक्तिशाली उष्ण कटिबंधीय तूफान चक्रवात मोंटा तेजी से भारत की पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है, जिसके काकीनाडा आंध्र प्रदेश के पास देर रात लैंडफॉल करने की संभावना जताई गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने आंध्र प्रदेश के
19 तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जहां 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी हवाएं और अत्यधिक भारी वर्षा को चेतावनी दी गई है। राज्य प्रशासन ने अब तक लगभग 50,000 लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया है और कई राहत शिविर स्थापित किए हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ और आपातकालीन टीमों में भी तटीय इलाकों में तैनात की गई है। आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी कि यह करीब 6.32 लाख हेक्टेयर फसलें विशेष रूप से धान और कपास भारी बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि वे घरों के भीतर रहे, समुद्र के पास न जाएं और डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल के सभी निर्देशों का पालन करें। भारतीय तेल रिफाइनर्स ने हाल ही में रूसी क्रूड ऑयल की नई खरीद अस्थायी रूप से रोक दी है, क्योंकि यूएस और ईयू ने रूस के प्रमुख तेल उत्पादकों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। यह निर्णय इस स्पष्टता के प्रतीक्षा में लिया गया है कि कैसे रूस से आयात किया गया जाए बिना इन प्रतिबंधकों का उल्लंघन किए। कई बैंक्स और शिपिंग कंपनीज जो प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं से जुड़ी है, अब लेन देन से पीछे हट रही है। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्पष्ट किया है कि वह रूसी क्रूड की खरीद को पूरी तरह समाप्त नहीं करेगा जब तक कि तेल नॉन सैंक्शन एंटाइटीज और परमिटेड शिपिंग रूट से आता है और प्राइस कैप लिमिट के भीतर रहता है। हालांकि कई रिफाइनरीज अब स्पॉट मार्केट्स की ओर रुख कर रही है और संभावित कमी को पूरी करने के लिए मिडल ईस्ट और यूएस से तेल आयात बढ़ा रहे हैं। 2025 के पहले 9 महीनों में भारत ने रूस से लगभग 1.9 मिलियन बैरल्स पर डे तेल खरीदा, जो रूस के कुल निर्यात का लगभग 40% है। लेकिन अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच यह आयात 8.4 कम दर्ज किया गया है। संक्षेप में, भारतीय रिफाइनर्स फिलहाल नए रूसी तेल डील्स पर रुके हैं जब तक कि वैश्विक प्रतिबंधकों पर स्थिति स्पष्ट न हो जाए, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके तहत लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 69 लाख पेंशन धारकों के वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा की जाएगी। 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिनमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी शामिल होंगे। आयोग को अपने सिफारिशें 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। योजना के अनुसार यदि प्रतिक्रिया समय पर पूरी होती है तो नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है, बशर्ते कि अंतिम रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाए। यह आयोग वेतन संरचना, सेवानिवृत्त लाभ, भत्तों और सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों पर आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह कदम वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और इन्फ्लेशन ट्रेंड्स के अनुरूप वेतन व्यवस्था को संतुलित करने के उद्देश्य में उठाया गया है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर यानी वेतन वृद्धि का गुणांक अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती अनुमानों के अनुसार कर्मचारियों को उल्लेखनीय बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। इस मंजूरी के साथ केंद्रीय सरकार की कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अगली बड़ी वेतन संशोधन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है, जिसकी उम्मीद 2026 से की जा रही है। पे कमीशन को
आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि हरिकेन मेलिसा अब कैटेगरी 5 तूफान में बदल चुका है, जो कैरिबियन क्षेत्र में तबाही मचा रहा है। तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और खतरनाक स्टॉर्म सर्ज ने जमाइका को अपनी चपेट में ले लिया है। इस तूफान की अधिकतम रफ्तार करीब 175 माइल्स प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है, जबकि इसका केंद्रीय दबाव लगभग 900 मिलीबार दर्ज किया गया है, जो हाल के वर्षों में सबसे शक्तिशाली अटलांटिक स्टॉर्म्स में से एक है। इस समय कानून का केंद्र नेग्रल्स, जमैका से लगभग 55 माइल्स साउथ से साउथ ईस्ट में स्थिर है और यह लगभग 7 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार में नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट दिशा में बढ़ रहा है। इसके सेंट एलिजाबेथ पेरिस के पास टकराने और फिर क्यूबा और साउथ ईस्ट बहामास की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई है। अब तक तूफान ने भारी तबाही मचाई है। पूरे कैरिबियन क्षेत्र में कम से कम 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 3 जमाइका, 3 हाइटी और 1 डोमिनिकन रिपब्लिक में शामिल है। जमाइका में कई मौतें तूफान की तैयारी के दौरान दुर्घटनाओं में हुई, जबकि 13 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हजारों लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 40 इंच तक बारिश हो सकती है, जिससे ताजे बाढ़ और भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है, खासकर पहाड़ी इलाके में। जमाइका के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में 13 फीट तक के स्टॉर्म सर्ज की चेतावनी दी गई है, जिससे कोस्टल टाउन्स, अस्पताल और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर खतरा है। कई क्षेत्रों में पावर लाइन्स, कम्युनिकेशन टावर्स और ट्रीज को नुकसान पहुंचा है और मल्टीपल पैरिसेस में ब्लैकआउट्स की सूचना मिली है। सरकार ने इमरजेंसी शेल्टर खोले हैं और रेस्क्यू टीम्स को तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि द्वीप का बुनियादी ढांचा इतनी तेज कैटेगरी 5 विंड को झेल पाने में सक्षम नहीं है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि तूफान की धीमी गति से इसकी प्रभाव और लंबा खींच सकता है, जिससे रिलीफ ऑपरेशन में देरी हो सकती है। हरिकेन मेलिसा को जमाइका के इतिहास के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक बताया जा रहा है। राहत और नुकसान का पूरा आकलन अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि मौसम धीरे धीरे शांत होने की उम्मीद है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री ईदी रामा ने घोषणा की है कि देश की एआई मिनिस्टर डेला गर्भवती है और वह 83 डिजिटल संतानों की जन्म देने वाली है, जिनमें से हर एक सोशलिस्ट पार्टी के एक सांसद के मदद के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। ईदी रामा ने कहा कि यह सभी एआई असिस्टेंट संसद के कामकाज को रिकॉर्ड करेंगे, विधायक की अनुपस्थिति में जानकारी ट्रैक करेंगे और उन्हें सुझाव देंगे, जिससे शासन और पारदर्शिता को एक मजबूत किया जा सके। डेला को इस साल की शुरुआत में ई अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में पेश किया गया था और सितंबर 2025 में इसे आधिकारिक तौर पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पद दिया गया है। अब यह 83 असिस्टेंट इनिशिएटिव वर्ष 2026 के अंत तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि इस कदम को डिजिटल शासन की दिशा में एक साहसिक कदम माना जा रहा है। आलोचकों ने प्रेगनेंसी जैसी प्रतीकात्मक भाषा और मानव निगरानी की कमी को लेकर चिंता जताई है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इतने व्यापक एआई इंटीग्रेशन के लिए स्पष्ट जवाबदेही और नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होगी। That Diela is pregnant, and
and she's expecting 83 kids. Each kid for one member of our parliament. That will serve the MPs two as an assistant. कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारे सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं बल्कि ये समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं का उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारे संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपये का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के स्थापना दिवस 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। आपने अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गांव के मुखिया की संदिग्ध UKNA हमले में निर्मम हत्या, मणिपुर में बिगड़ता कानून व्यवस्था हालात बना अराजकता का कारण। छात्र संगठन एमसू के अध्यक्ष ब्रूस पेवम ने कहा, पहचान की राजनीति से भारत के उत्तर पूर्वी की एकता को खतरा। We will still stand our ground, come what may। चिंगांगलन विभाग का नई दिल्ली को दृढ़ संदेश। दिल्ली ने प्रदूषण से जूझते आसमान को साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग ट्रायल शुरू किया। चक्रवात मोंटा आंध्र प्रदेश के तट के करीब, राज्य में सतर्कता और राहत अभियान जारी। प्रतिबंधकों की अनिश्चितता के बीच भारतीय रिफाइनर्स ने रूसी तेल की नई खरीद पर रोक लगाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग को दी मंजूरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद। हरिकेन मेलिसा ने जमाइका में मचाई तबाही, कैटेगरी 5 तूफान से मोटे और भारी विनाश। अल्बानिया की AI मिनिस्टर गर्भवती 83 डिजिटल असिस्टेंट को जन्म देने की तैयारी, 20 स्पॉन्सरशिप बंद की। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।